Hello everyone, I am your Hindi teacher and today I will explain you a new chapter which is of class 8 and the chapter number is also 8th and the chapter name is वारिस। वारिस मतलब हमारा उत्तराधिकारी। जब हम अपनी संपत्ति किसी को अपने उत्तराधिकारी को सौंप देते हैं। लेखक मोहन राकेश एक नए कथाकार हैं। इनकी कहानियों में भावों की सूक्ष्म व्यंजना में आधुनिक जीवन शैली का सजीव चित्रांकन मिलता है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने एक निर्धन किंतु स्वाभिमानी अध्यापक की विवश जिंदगी का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। घड़ी में 3 बजते ही सीढ़ियों पर लाठी की खटखट होने लगती और मास्टर जी अपने गेहुआ बाने में ऊपर आते दिखाई देते हैं। खटखट आवाज़ सुनते ही हम भागकर बैठक में पहुंच जाते और अपनी कापियां या किताबें ठीक करते हुए ड्योढ़ी की तरफ देखने लगते। घड़ी 3 ना बजा चुकी होती तो उनके ऊपर पहुंचते पहुंचते बजा देती। मैं बहन के कान के पास मुंह ले जाकर कहता 1 2 3, मतलब जैसे ही वो 1 2 3 बोलता मास्टर जी ऊपर आ जाते। अब यहाँ पर एक स्वाभिमानी अध्यापक की इस कहानी के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चे उनसे अपनी शिक्षा कैसे ग्रहण करते हैं। और मास्टर जी बैठक में पहुंच जाते हैं। अगर घड़ी उनके वहां पहुंचने से 2-3 मिनट पहले ही 3 बजा चुकी होती तो वे उस पर शिकायत की एक नज़र डालते, भरकर रखे गिलास में से 2 घूंट पानी पीते और पढ़ाने बैठ जाते। हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी थी, मैट्रिक मतलब 10वीं की परीक्षा देनी थी और वे हमें अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए आते थे। बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी मगर उसने उसी साल ABC अंग्रेज़ी सीखी थी। मैं भी अंग्रेज़ी इतनी ही जानता था कि बिना हिचकिचाहट के वंडरफुल के हिज्जे बता देता था। वंडरफुल के हिज्जे मतलब वंडरफुल के स्पेलिंग WONDERFULL वंडरफुल। मास्टर जी कविता उत्साह के साथ पढ़ाते थे। मास्टर जी के आने का समय निश्चित था पर जाने का समय उतना ही अनिश्चित था। अब कहते कि मास्टर जी जो उन्हें पढ़ाने आते थे उनका समय निश्चित था, तय था कि 3 बजे तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो हमें कितना पढ़ाएंगे, 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे 2.25 घंटे, ये अनिश्चित था कि वो कब जाते हैं। वे कभी 1.5 घंटे और कभी 2 घंटे पढ़ाते थे। पढ़ते पढ़ते 5 बजने को आ जाते तो मेरे लिए नाउन और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि जब वो पढ़ाते पढ़ाते मतलब 5 बज जाते थे तो बच्चा बेचारा थक जाता था, उसका पढ़ाई से मन उचक जाता था। मैं बार बार जमाइयाँ लेता, जमाइयाँ मतलब उबासियाँ लेता और उबक कर घड़ी की तरफ देखता। बहन का ध्यान मेरी कापी पर होता क्योंकि वह आंख के इशारे से मुझे यह सब करने से मना करती थी। अब उसकी बहन भी उसके साथ बैठी थी, वो उसे देख रही है कि उसका भाई क्या करता है। कभी वह इशारे से धमकी देती कि मास्टर जी से मेरी शिकायत कर देगी। मैं आंखों ही आंखों में उसकी खुशामद होते चापलूसी कर लेता। ठीक है। अब जैसे कि आप कक्षा में बैठे हो और अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो 1-2 बच्चे बीच में से शरारत कर जाते हैं तो दूसरा बच्चा उसे आंखों ही आंखों में कहता है कि अगर वो शरारत अगर करेगा तो वह अध्यापक को बोल देगा। अब वो भी उसकी चापलूसी करने लगा, वो भी थोड़ा डर गए। मास्टर जी का सबक ख़त्म होता, सबक मतलब जो वो पढ़ाते थे अगर ख़त्म होता उनकी कुर्सी च्यों की आवाज़ करती। कुर्सी को जब वो पीछे कुर्सी से उठते तो कुर्सी की आवाज़ आती और पीछे हटती तो मेरा दिल खुशी के मारे उछलने लगता। सीढ़ियों पर खटखट की आवाज़ समाप्त होने से पहले ही मैं पतंग और डोर लिए ऊपर कोठे पर पहुंच जाता। अब वो कहता है कि मैं जब मास्टर जी जैसे ही नीचे उतरना शुरू करता, उनके नीचे उतरने से पहले ही मतलब अभी वो सीढ़ियाँ उतर ही रहे होते, उनसे पहले ही मैं कहाँ चला जाता, कोठे पर मतलब छत पर चला जाता। आ बो काटा कटाई बो का नारा लगा देता। मास्टर जी के बारे में हम नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उनके नाम का भी हमें पता नहीं था। एक दिन अचानक ही वे पिताजी के पास बैठक में आ पहुँचे थे। उन्होंने कहा था कि एक भी पैसा पास ना होने से बहुत तंगी में है, मगर वे किसी से खैरात होती भीख नहीं लेना चाहते थे, काम करके रोटी खाना चाहते थे। पिताजी ने उसी समय से उन्हें हमें पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ दिनों बाद वे ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने मना कर दिया। वे हमारे घर से थोड़ी दूर गंदी सी गली में 400 रुपये महीने की कोठरी लेकर रहने लगे थे। एक दिन घड़ी ने 3 बजाए तो हम रोज की तरह भागकर बैठक में पहुंच गए। दम साध कर अपनी अपनी कुर्सी पर मतलब चुपचाप होकर अटेंशन होकर बैठ गए। मगर काफ़ी समय गुजर जाने पर भी सीढ़ियों पर खटखट की आवाज़ सुनाई नहीं दी। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट हम लोगों को हैरानी हुई, मुझे खुशी भी। अब उसका भाई तो बहुत खुश था, लेकिन जो उसकी बहन थी उसे बड़ी हैरानी हुई थी कि मास्टर जी 3 बजे आ जाते थे लेकिन अभी तक मास्टर जी पहुँचे नहीं।
4 महीने से मास्टर जी ने पहली छुट्टी की थी। सहसा सीढ़ियों पर खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे हम चौंक गए और निराश भी हुए। मास्टर जी अपने रोज़ के कपड़ों के ऊपर एक मोटा गेहुआ कंबल लिए बैठक में पहुंच गए। अब कपड़ों के साथ एक कंबल भी लिए, क्योंकि मास्टर जी क्या थे, बीमार थे। मैंने देखा उनका सारा चेहरा एक बार पसीने से भीग गया। वे सिर से पैर तक कांप गए। कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गिलास को छुआ मगर उठाया नहीं। उनका सिर झुककर बाहों में आ गया। कुछ देर वहीं पड़ा रहा। मैंने डरी हुई सी नज़र से बहन की तरफ देखा। मास्टर जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बहन ने कहा। आज हम नहीं पढ़ेंगे। पूरे 4 सप्ताह के टाइफाइड में पड़े, टाइफाइड होती बीमारी, टाइफाइड में वो पड़े रहे थे। कौन? मास्टर जी। उन दिनों मेरी ड्यूटी लगाई गई कि मैं उनकी कोठरी में जाकर उन्हें सूप वगैरह दे आया करूं। वैद्य जी के पास जाकर दवाई ववाई भी मुझे ही लानी होती थी। मेरा काफ़ी समय उनकी कोठरी में बीतता। कभी मैं उठकर खिड़की के पास चला जाता। खिड़की में सलाखों की जगह बांस के टुकड़े लगे। सलाखें होती लोहे के जो सरिये लगे होते थे, लेकिन वहाँ पर बांस के टुकड़े लगे थे। गली से उठती हुई भयानक दुर्गंध से दिमाग फटने लगता। दिमाग फटने मतलब जो गंदी बदबू सिर को चढ़ जाती है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी हालत भी वैसी होनी शुरू हो गई। वह गली जैसे शहर का कूड़ा घर थी। एक मुर्गा गली के कूड़े को अपने पैरों से बिखेरता रहता और हर 8-10 मिनट बाद ज़ोर से बांग देता। मास्टर जी के पास ज़्यादा सामान नहीं था। मास्टर जी अकेले रहते थे, तो उनके पास जाहिर है कि ज़्यादा सामान नहीं था। पर जो कुछ भी था उसे देखने को मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहती थी। मतलब बहुत जिज्ञासा थी कि उनके पास आखिर क्या क्या है। एक दिन जब मास्टर जी थोड़ी देर के लिए उनकी आंख लगी, तो मैंने कोठरी के सारे सामान की जांच कर डाली। कपड़ों के नाम पर वही चंद चितड़े, चंद मतलब बहुत कम, वही 4-5 सूट थे जो हम उनके शरीर पर देखा करते। डंडे और कमंडल के अतिरिक्त उनकी संपत्ति में कुछ पुरानी फटी हुई पुस्तकें बांग्ला में थी। बांग्ला मतलब बांग्ला भाषा में भी उनके पास पुस्तकें थी। अच्छे होकर जब वे हमें फिर से पढ़ाने लगे, तो उन्होंने कहा कि अब से वे हमें अंग्रेज़ी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बांग्ला भी सिखाएंगे। लेकिन हमारी प्रगति से मास्टर जी बहुत प्रगति मतलब हमारे पढ़ने के जो ढंग था, मतलब हम लोगों को कोई ध्यान नहीं था, तो मास्टर जी बहुत निराश हुए। कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें बांग्ला सिखाने का विचार ही छोड़ दिया। परीक्षा के अब थोड़े ही दिन रह गए थे। पिताजी ने हमसे कहा कि मास्टर जी को अभी से सूचित कर दे कि जिस दिन हमारा अंग्रेजी का बी पेपर होगा, उस दिन तक तो हम उनसे पढ़ते रहेंगे, मगर उसके बाद मतलब क्या, उसके बाद वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये बात मास्टर जी को बताए कौन? अब बहन सोच रही थी कि भाई बताए, और भाई सोच रहा था कि मैं बताऊं, क्योंकि वो दोनों मास्टर जी से बहुत डरते थे। उस दिन मास्टर जी के आने तक हम आपस में झगड़ते रहे कि हम में से कौन उनसे ये बात कहेगा। आखिर 3 बज गए, मास्टर जी आ गए। बहन ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा, मगर मेरी आंखें ज़मीन में धंसी रही। अब बहन सोच रही थी कि भाई बताएगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मास्टर जी, पिताजी ने कहा, आगे रुक गई, और उसने रुकते रुकते बात उन्हें आखिर बता ही दी। क्या मैं नहीं जानता? माथे पर त्योड़ियाँ डालकर सहसा उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? वे जल्दी जल्दी कविता की पंक्तियाँ पढ़ने लगे। उस दिन पहली बार उन्होंने जाने का समय जानने के लिए घड़ी की तरफ देखा। पूरे 4 बजते ही वे कागज़ समेटते हुए उठ खड़े हुए। अगले दिन आए तो आते ही उन्होंने हमारी परीक्षा की डेट शीट देखी। डेट शीट पेपरों की जो आ गई थी, और बताया कि जिस दिन हमारा बी पेपर होगा, उसी दिन से वे वहाँ से चले जाएंगे। हमारा बी पेपर हो गया। मास्टर जी ने कांपते हाथों से हमारा पर्चा देखा। उन्होंने जो कुछ पूछा, मैंने उसका सही जवाब बता दिया। मैं हॉल से निकलकर हर सवाल के सही जवाब का पता कर आया था। बहन जवाब देने में अटकती मतलब डरती रही, और कुछ उसे सवाल नहीं मालूम थे। मास्टर जी ने मेरी पीठ थपथपाई, पानी पिया और चले गए। मगर शाम को वह फिर आए। पिताजी से उन्होंने कहा कि वे जाने से पहले बच्चों से एक बार मिलने आए हैं। हम दोनों को अंदर बुलाया गया। मास्टर जी ने हमसे कोई बात नहीं की, सिर्फ हमारे सिर पर हाथ फेरा, अच्छा कहकर चल दिए। हम लोग उनके साथ ड्योढ़ी तक आए। वहाँ रुककर उन्होंने मेरी ठोडी को छुआ और कहा, अच्छा मेरे बच्चे, और कांपते हाथों से उन्होंने किसी तरह अपना बुरा फाउंटेन पेन जेब से निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। अब जो मास्टर जी ने उसे दिया, उसे पेन था, और उन्होंने उसे क्या समझा था? अपना वारिस समझा था, कि वो पेन उसको अपने उत्तराधिकारी को दे दिया। रख लो, उन्होंने ऐसा कहा जैसे मैंने उसे लेने से इनकार किया हो। बहुत अच्छा तो नहीं था, मगर काम
मगर काम करता था। मुझे तो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने पास रख छोड़ना या फेंक देना। अब मास्टर जी ने जो पेन दिया और उसे कहा कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो ये पेन रख लो, चाहे इसे बाहर फेंक दो। उनकी आंखें भर आईं, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। मेरा कंधा थपथपा कर खटखट सीढ़ियों से उतर गए। बहन सप्रदा की दृष्टि मेरे हाथ से उस फाउंटेन पेन को देख रही थी। मैंने उसे अंगूठा दिखाया और पेन खोलकर उसके निब की जांच करने लगा। अब बहन की जो प्यार भरी नज़रें थी ना, आश्चर्यजनक नज़रें थी, वो मेरी तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद ये पेन मैं उसे दे दूँगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मगर उसके कुछ दिन बाद ही वह निब मुझसे टूट गया और फिर वह पेन भी आज ना जाने कहाँ खो गया। धन्यवाद।